Okay, so over here we'll be discussing February March 2018, पेपर नंबर 32। पेपर नंबर 3 है आपकी केस स्टडी, ठीक है। इसका हम अभी केस बेटा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स एपी। एपी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एपी क्या है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है विच हाईलाइट्स कि भाई एपी जो है वो अपने शेयर्स जो है वो जनरल पब्लिक को सेल कर सकती है विद इट्स हेड ऑफिस एंड फाइनल प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग फैक्ट्री इन कंट्री एक्स। AP produces and sells large range of skin creams and hair products made from natural ingredients. AP has expanded very quickly since becoming a PLC and sells its products through large retailers worldwide. However, the market is becoming increasingly competitive. अब आप लोग देख रहे हैं, जब भी बेटा मैं केस पढ़ रहा हूँ ना, तो जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जो जो फीचर्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं उसको भी साथ में हाईलाइट करता जा रहा हूँ। with retailers offering more of their own brand natural skin and hair products। अब यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि रिटेलर्स जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं बेटा, वो अपने अपने ब्रांड्स भी ऑफर कर रहे हैं साथ में, जो रिटेलर्स हैं आपके नेचुरल स्किन और हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड। परसेंटेज चेंज इन एपी सेल्स बाय जोग्राफिकल एरिया। यूरोपियन यूनियन में 1% से हुआ है पॉजिटिव, 2016 में बेटा -2% से हुआ है, और 2017 में -3% से हुआ है। यानी कि 2015 में ईयू में सेल्स जो है वो आपकी इंक्रीज हुई थी, 2016 में आपकी डिक्रीज हुई थी सेल्स, और 2017 में 3% से आपकी सेल्स डिक्रीज हुई थी। फिर यूएस से आ जाता है बेटा, 2015 में आपकी सेल्स इंक्रीज हुई थी 4% से, 2016 में आपकी सेल्स बेटा इंक्रीज हुई थी 3% से, और 2017 में यूएस में आपकी सेल्स जो है वो बेसिकली डिक्रीज हुई थी 1% से। एशिया में आपकी सेल्स बेटा बढ़ी थी 5% से, 2016 में 6%, और 2017 में +8%। द इकोनॉमी ऑफ कंट्री एक्स इज रिकवरिंग स्लोली, यानी कि रिकवरी वाले स्टेज पे है। फॉलोइंग अ रिसेशन, रिसेशन आया हुआ है और रिकवरी वाले स्टेज पे। रिसेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर बेटा आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो रहा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भी डिक्रीज करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अगर रिसेशन के अंदर डिफ्लेशन आ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जो डिफ्लेशन आ रहा है ना, वो जो प्राइसेस कम हो रही हैं, वो बेसिकली रिसेशन की वजह से हो रही हैं। इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट्स रिमेन लो। इंटरेस्ट रेट भी कम है और इन्फ्लेशन रेट भी आपका लो है। अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग एंड द सेंट्रल बैंक इज प्रिडिक्टिंग अ राइज इन इंटरेस्ट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो गिर रही है, कम होती जा रही है, और जो सेंट्रल बैंक का बेटा वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज करेगा लेटर इन 2018। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज डिसाइडेड टू एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स विद नेबरिंग कंट्रीज। सिंस द डिसीजन, द करेंसी ऑफ कंट्री एक्स हैज depreciated by an average of 10% against major currencies। ठीक है। मार्केटिंग का बेटा देख लेते हैं एक बार। मार्केटिंग में इसने क्या बोला है? एपीज करेंट रेंज ऑफ स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स इज एम्ड मेनली एट फीमेल कस्टमर्स ऑफ ऑल एजेस। द एपी ब्रांड इज वेल नोन फॉर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एपी का जो ब्रांड है बेटा वो वेल नोन किसके लिए है? उसके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो ना अपने बिजनेस में जो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है ना उसको कंसिडर करता है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी होता है उसको वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंसिडर करता है, इंक्लूडिंग एन एथिकल अप्रोच to the sourcing of raw material and fair prices paid to suppliers. AP also promises customers that ingredients and finished products are never tested on chemicals। वो कह रहे हैं कि भाई एपी अपने कस्टमर्स को बेटा प्रॉमिस भी करता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करता है फिनिश प्रोडक्ट में, वो कभी भी एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं होता। एपी जो है वो सीएसआर को बहुत ज़्यादा, एपी जो बिजनेस है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा सीएसआर को कंसिडर करता है और डोनेशन भी करता है पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन अफ्रीका। द पैकेजिंग ऑफ एवरी एपी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले अ लेबल विद द प्रॉमिस the purchase of this product will help a girl in Africa attend school। अब फाइनेंस में आ जाते हैं। ये तो हमने मार्केटिंग की बात कर ली कि जिसमें वो सीएसआर बोल रहा था, जिसके अंदर वो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को कंसिडर करता है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये कोई आपका सोशल एंटरप्राइज है, कि ये कोई फलाई इदारा है जो बेसिकली लोगों की मदद करने के लिए बना हुआ है। एपी जो है वो ये काम नहीं है इसका। इसका बेसिकली मकसद प्रॉफिट कमाना ही है, बट ये सिर्फ ना इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि लोगों को शो कर सके कि भाई ये एथिकल बिजनेस है। फाइनेंस में बेटा क्या बोल रहा है? डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स had increased every year since the company went public 8 years ago.
बट लास्ट ईयर बोथ प्रॉफिट एंड डिविडेंड डिक्रीज। पिछले साल जो है क्योंकि जाहिर सी बात है इकोनॉमी आपकी रिसेशन से गुजर रही थी, तो प्रॉफिट भी आपका गिरा था और डिविडेंड्स भी आपके कम हुए। At the recent annual general meeting (AGM), some shareholders expressed their dissatisfaction about the lower dividend and also commented that AP did not seem to be focused on increasing shareholders' value. Mary announced her growth plans for AP at the end of AGM. In order to make necessary investment in the company's future, she wanted shareholder that it may be necessary to decrease dividends again next year. The summary of AP's accounting data and forecast for 2017 to 2018 is shown in table 2. यहाँ पे हमें डेटा शो किया गया है कि भाई ये 2017 का जो डेटा है ये एक्चुअल डेटा है बेटा, और 2018 का जो डेटा है ये एस्टिमेशन की बेसिस पे, यानी कि ये फोरकास्ट की बेसिस पे। रेवेन्यू जो है वो हमारा $550 million है, और 2018 में हम सोच रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू जो है वो $580 million पे चला जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करंट जो है आपका, जो एक्चुअल अभी इस साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2017 का जो आप देख रहे हो, वो कितना है बेटा? $56 million। ठीक है, $56 million का आपका 2017 का एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और आप एस्टिमेट कर रहे हो कि 2018 में 60 मिलियन हो जाएगा। शेयर प्राइस आपकी डिक्रीज होगी बेटा, डिविडेंड पर शेयर भी कम होगा, फोरकास्टेड है। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो इंक्रीज करेगी, और गियरिंग रेशियो जो है वो सेम रहेगा। गियरिंग रेशियो बताता है बेसिकली कि आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो किस तरह से है, मतलब कितनी डेट है एज अ प्रोपोर्शन टू इक्विटी। फॉर्मूला भी गियरिंग रेशियो का यही होता है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है, वो एक बस प्रोपोर्शन शो करता है। जितना ज्यादा गियरिंग रेशियो होगा उसका मतलब है उतनी ज्यादा कंपनी गियर्ड है, उतना ज्यादा डेट के ऊपर डिपेंडेंट है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऑपरेशन में बेटा क्या बोल रहा है? एपी सोर्सेज रॉ मटेरियल फ्रॉम मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑफन कंप्लीटेड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। For example, shea butter made from shea nuts in Africa. AP ensures that the producers are paid a fair price for the raw material. जैसे हमने कहा कि भाई AP एथिकल बिजनेस है, वो कोई गलत काम नहीं करता, तो यहाँ पे भी उसने एक और एग्जाम्पल हमें शो किया उसके एथिकल होने की, कि वो कह रहे हैं कि वो ना फेयर प्राइस पे करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स की। AP's main factory in Africa is old and needs replacing. Producing production is labor intensive. जो पुरानी फैक्ट्री है ना बेटा अफ्रीका में, वो पुरानी है, और बेसिकली उसको ना रिप्लेस करने की जरूरत है। प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब ये है कि वहाँ पे ज्यादा प्रोपोर्शनेट लेबर को हायर किया जाता है एज कम्पेयर टू कैपिटल। Recently, there have been media reports of worker exploitation and even the use of child labor. Mary has asked the operations director to investigate the cost and feasibility of replacing the old factory with the new larger factory. हमें टेबल 3 में बेटा शो किया जा रहा है, बेसिकली टेबल 3 के अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि एस्टिमेटेड टाइम फॉर एक्टिविटीज फॉर बिल्डिंग एंड इक्विपिंग दी न्यू फैक्ट्री, के भाई जो नई फैक्ट्री बनेगी उसमें ड्यूरेशन इतनी लगेगी, 8 वीक्स आपको लगेंगे बेटा प्लान बनाने के लिए, प्लान न्यू बिल्डिंग एंड एम्प्लॉय बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को रखना, प्लान करना, उसके अंदर आपको कितने वीक्स लग जाएंगे बेटा? उसके अंदर हमें 8 वीक्स लग जाएंगे। फिर जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको रिमूव करना, उसमें 2 वीक्स लगेंगे। और ये सारी डिटेल्स जो है ना हमें गिवन है, जिसके थ्रू हमें एक क्रिटिकल पाथ एनालिसिस भी बनाना होगा बेटा, वो भी हम आज सीखेंगे कि कैसे क्रिटिकल पाथ एनालिसिस बनता है। ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी है। प्रीसीडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि यार पुरानी वाली एक्टिविटी अगर कंप्लीट होगी तो ही फिर आप दूसरी वाली एक्टिविटी जो ये करंट एक्टिविटी है वो आप कर सकते हो। जैसे आप बी पे देख रहे हो तो बी की वो प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए बोल रहे हैं, जिसका मतलब है जब तक ए कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप बी पे नहीं जा सकते। इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी ए है बेटा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है बेटा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर द न्यू फैक्ट्री। Once the factory is functioning, it will be managed and operated by some existing AP employees as well as new recruits. वो कह रहे हैं कि भाई जब नई फैक्ट्री बन जाएगी, जब रिप्लेस कर दी जाएगी, तो फिर उसको बेटा क्या करेंगे? आप ना उसको मैनेज और ऑपरेट करोगे, जो आपके करंट एम्प्लॉयज हैं और नए एम्प्लॉयज को भी रखा जाएगा। The workforce in the new factory will be organized into product teams, each of which will be supervised by a team leader. इनको प्रोडक्ट टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और सारे जो प्रोडक्ट टीम होंगे उनको सुपरवाइज करने के लिए एक टीम लीडर असाइन किया जाएगा। ईच टीम will be set production targets every month and all team members will receive a bonus if targets are met. All workers will be members of Kaizen group, which will meet monthly. Suggestions for new products will also be welcomed
by factory managers who will pass them on the head office marketing team for consideration. सेलिंग इन न्यू मार्केट स्ट्रेटेजिक चॉइस. अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक चॉइस हमें शो करी गई है जिसके अंदर इसके पास बेसिकली दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है. ऑप्शन ए में बेटा क्या बोल रहे हैं? वर्किंग टुगेदर विद अ पॉपुलर यूरोपियन हॉलिडे होटल ग्रुप, EP would set up and operate small salon with each hotel. EP products would be used in services such as hairdressing and beauty treatment. The hotel would also buy AP products in bulk and provide them for guests to use in their rooms. Option B में बेटा क्या बोल रहे हैं? Develop and launch new range of products aimed at the market for men's skin and hair care. Market research has suggested that this is high growth market for products such as skin moisturizers. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है दोनों ऑप्शंस का कि ऑप्शन ए अगर जाता है, वो अगर वो ऑप्शन ए चूज करता है कि वो सैलॉन रखता है होटल्स में, तो फिर उसकी एस्टिमेटेड इनिशियल कॉस्ट इतनी होगी. जो हमने पे बैक पीरियड सीखा था कि उसको 4 साल और 6 महीने लगेंगे ये $10 मिलियन को रिकवर करने के लिए. पे बैक पीरियड भी आपके पास गिवन है. greatest constraining factor, lack of EP directors experience in setting up and operating salons. ठीक है, उनका कोई सैलॉन मैनेज करने का, चलाने का एज सच एक्सपीरियंस नहीं है AP डायरेक्टर्स का. ड्राइविंग फोर्स क्या है? इंक्रीज मार्केट फॉर AP हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट. कि भाई उसकी जो AP हेयर है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए मार्केट बढ़ती जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है. एस्टिमेटेड चांसेस ऑफ स्ट्रेटेजी सक्सेस 70%. इसी तरह बेटा ऑप्शन बी में भी आपको ये सारा शो किया गया. ठीक है, कि पॉसिबल एडवांटेजेस भी दिए गए हैं और पॉसिबल डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं. चांसेस भी बता दिए हैं कि ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी, इसमें 60% है, ऑप्शन ए में 70% है बेटा. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज डिसाइडेड टू एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट विद नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज है बेटा उसके साथ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ना वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट खत्म कर देंगे. सही है, कि कोई भी एग्रीमेंट अगर साइन हुआ हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा बेटा. अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि बेटा नॉलेज में क्या जाएगा. नॉलेज के अंदर बेटा हम लिखेंगे कि बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं. इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होते हैं दो कंट्रीज के दरमियान जिसमें वो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कितनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी, फ्री ट्रेड होगा नहीं होगा फ्री ट्रेड. ठीक है, अलाउ करेंगी ग्लोबलाइजेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये क्या अलाउ करी जाएगी, कितनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी जाएगी, वो आपका ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि भाई ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं क्या. ट्रेड एग्रीमेंट्स. अब केस स्टडी में उसने मुझे कहीं पे भी नहीं बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट साइन क्या किया था, बस उसने ये बोला कि वो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर रहा है बेटा. तो हमने बता दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके अंदर दो कंट्रीज आपस में मिलकर बेटा कंसल्ट करती हैं, डिसाइड करती हैं कि भाई वो फ्री ट्रेड करेंगे या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे, तो कितनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी जाएंगी उसके हिसाब से फिर चीजें डिसाइड करी जाती हैं. एक तो ये आप बताएंगे, फिर दूसरा बेटा आप बताएंगे इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिसेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि रिसेशन की भी बात चल रही है. रिसेशन, तो रिसेशन बेटा एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसके अंदर आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्रीज कर रहा होता है. ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिसेशन एक ऐसा है जिसके अंदर आपका एग्रीगेट डिमांड बेटा डिक्रीज कर रहा होता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा होता है, डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और करेंसी जो है वो हमारी डेप्रिशिएट कर रही होती है. क्योंकि देखें एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट. तो अगर नेट एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा यानी कि करेंसी आपकी डेप्रिशिएट करेगी. सही है, तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी बेटा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी कम होगी. करेंसी डेप्रिसिएशन. ठीक है बेटा. अब वो बोल रहा है एनालाइज करेंगे इसके लाइकली इम्पैक्ट क्या होंगे. अब इम्पैक्ट जो है वो बेटा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इम्पैक्ट बेटा नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट ये होगा कि बेटा जब रिसेशन आता है तो करेंसी आपकी डिप्रिशिएट करती है.
करेंसी आपकी अच्छा कंजम्पशन भी कम होती है और करेंसी भी आपकी डेप्रिशिएट करती है। करेंसी के डेप्रिशिएट होने का मतलब ये है बेटा कि आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस होंगी ना फॉरेन मार्केट में वो कम हो जाएंगी, यानी कि प्राइसेस आपकी डिक्रीज करेंगी इन फॉरेन मार्केट, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है ना। ठीक है, तो प्राइसेस हमारी कम होंगी फॉरेन मार्केट में, इससे क्या होगा बेटा, एक्सपोर्ट्स विल बिकम मोर कंपेटिटिव, एक्सपोर्ट्स विल बिकम मोर कंपेटिटिव। सही है, स्लो डाउन हो रहा है। सही है, तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि जो वेज रेट्स हैं विल डिक्रीज या विल ग्रो मोर स्लोली, वेजेस ग्रो स्लोली, बहुत रैपिडली आपको वेजेस जो है वो इंक्रीज नहीं करेंगे। और इन आपका जो कंट्री एक्स का बेटा इंटरेस्ट रेट है, हमने केस स्टडी में भी अभी देखा था कि वो कह रहा था कि आपका जो कंट्री एक्स का इंटरेस्ट रेट है दैट इज लाइकली टू रिमेन स्मॉल, दैट इज लाइकली टू रिमेन स्मॉल, लाइकली टू स्टे लो, स्टे लो। तो ये पॉसिबल बेनिफिट हो सकते हैं एपी के डिसीजन के, कि अगर जाहिर सी बात है देखें उसने यहाँ पे क्या बोला था, अगर आप केस स्टडी में भी देखें, मैं केस स्टडी में दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे बेटा उसने बोला था कि कंट्री एक्स इज रिकवरिंग स्लोली फॉलोइंग अ रिसेशन, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इज remain low, unemployment is falling, and central bank is predicting a rise in interest rate later in 2018. The government of country X has decided to end international trading agreement with neighboring country. Since the decision, the currency of country X has depreciated by an average of 10% against major currency. कि जो कंट्री एक्स की करेंसी है वो डेप्रिशिएट हुई है जब से इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट खत्म कर देंगे नेबरिंग कंट्रीज के साथ। जब आप बेटा इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट खत्म करोगे आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, जब करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होगी तो हम बोलेंगे फॉरेन मार्केट में हमारे जो गुड्स हैं वो ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे। ठीक है, some economists are now predicting that the ending of trading agreement will lead to major slowdown in country X economy. इसकी वजह से मेजर स्लो डाउन भी आएगा। स्लो डाउन आने की वजह से क्या होगा, फायदा क्या है बेटा, वेज रेट्स जो हैं वो आपके अब स्लोली ग्रो करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है वो भी हम बोलेंगे इज लाइकली टू रिमेन लो। क्यों लाइकली टू रिमेन लो होगा, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है। ठीक है, तो हमारा मकसद यही है कि बेसिकली ये जो इकोनॉमी बेसिकली ये मसला चल रहा है इसको सॉल्व कराया जा सके। ठीक है, वापस इकोनॉमी जो है वो रिकवरी वाले स्टेज से निकल जाए। हाँ लेकिन अब आगे ही देख लें, आगे बेटा वो क्या बोल रहा है, हाउएवर एपीज CEO Mary believes that the new trading environment could offer opportunities for businesses in country X। ठीक है, जो आपका नया ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है ये अपॉर्चुनिटीज भी बेटा क्रिएट कर सकता है आपके बिजनेस के लिए कंट्री एक्स में। अच्छा, फिर बेटा अब हम आगे चलते हैं, अब हमने बेनिफिट्स तो बता दिए। ठीक है, बेनिफिट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, अब हम चलते हैं लिमिटेशंस की तरफ। लिमिटेशंस बेटा क्या होंगी, लिमिटेशन ये होंगी कि अब क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, करेंसी की वैल्यू गिर रही है, करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि इससे बेसिकली होगा ये कि जो इम्पोर्ट्स है ना वो आपके महंगे हो जाएंगे, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकती है। सही है, लिमिटेशन क्या होगी बेटा इसकी, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है और करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी, तो लिमिटेशन इसकी क्या होगी, लिमिटेशन बेटा ये हो सकती है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से इंपोर्टेड मटेरियल विल बिकम मोर एक्सपेंसिव।
Imported material will become more expensive. Material becomes एक्सपेंसिव, अब महंगा हो जाएगा, कि जाहिर सी बात है, आप जैसे डॉलर ले लो, डॉलर जो है वो पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो जाहिर बात है अगर पाकिस्तान कुछ भी बाहर से मंगवाता है तो पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, क्योंकि डॉलर बहुत महंगा है, पाउंड्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो इम्पोर्टेंट मटेरियल आपका एक्सपेंसिव होता जा रहा है, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, हम कह सकते हैं ये बात कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकती है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई ना कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी डिसएडवांटेजियस इन दी लॉन्ग रन। सही है बेटा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और क्या होगा, और बेटा ये हो सकता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लोगों की वेजेस स्लोली इंक्रीज करेंगे, तो ये इन्वेस्टर के लिए तो अच्छी बात है, बट बीइंग बीइंग अ वर्कर ये अच्छी बात नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज पीपल्स disposable income will be low. Country X consumers will have a lower disposable income. People, सर लेकिन इस पे एपी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बेटा लिमिटेशंस के अंदर बेसिकली आप ये बता रहे हो ना कि इकोनॉमिक स्लोडाउन, आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ये है कि बेसिकली जब उसने ट्रेडिंग एग्रीमेंट उसने एंड कर दिया है ना, सही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, वो आपने अपनी एप्लीकेशन शो कर दी, फिर आपने लिमिटेशन में ये बताया कि जाहिर सी बात है करेंसी की वैल्यू भी डेप्रिशिएट कर रही है, प्लस इकोनॉमी में उसने एक चीज बोली है, अगर आप ऊपर पढ़ो तो आपको नजर आएगा, इकोनॉमी में बेटा उसने ये बात बोली है कि लोगों की इनकम जो है ना वो स्लोली इंक्रीज कर रही है, सही है, स्लो डाउन की वजह से, तो ये आपकी एप्लीकेशन का पार्ट बनेगा कि लोगों की इनकम स्लोली इंक्रीज कर रही है, और इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम अच्छी नहीं होगी तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बेहतर नहीं होंगे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी वर्सन हो जाएंगे और ज्यादा फ्यूचर में जाके, तो ये आप एप्लीकेशन और अपना एनालिसिस इस तरह से शो कर सकते हो कि कंट्री एक्स कंज्यूमर्स विल हैव लोअर डिस्पोजेबल इनकम, सो देयर माइट बी चांसेस ऑफ मोर सोसाइटल रेट्स, क्राइम रेट्स, ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह सर एपी की। लेकिन ये क्वेश्चन में जो है, सर लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एपी पे हाँ, इम्पैक्ट पूछ रहा है, नॉट ऑन कंट्री एक्स। लेकिन कंट्री एक्स का तो जो ये तो वो आ इम्पैक्ट रहा है सारा। ना, हाँ, मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ बेटा, ये मैं पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद फिर जो एपी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ना, फिर मैं वो बताऊंगा कि भाई कंट्री एक्स में ये मसला आ रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम है, अब उसके बाद फिर हम आते हैं कि एपी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, सही है, फिर उसको डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी लिमिटेशन ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये पॉसिबल लिमिटेशन हो सकती है कि कंट्री एक्स के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, पीपल विल हैव लोअर disposable income of कंट्री एक्स। अब इसका एपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एपी के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, रॉ मटेरियल बेटा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि माइट बी पॉसिबल एपी को अपनी प्राइजेस जो हैं, एपी माइट हैव टू इंक्रीज इट्स प्राइजेस, ठीक है, समझ आया बेटा, कि क्योंकि कॉस्ट पुश, अब मैंने देखो एक एनालिसिस भी शो कर दिया, मैंने एप्लीकेशन भी दिखा दी, और साथ में मैंने क्वेश्चन से लिंक करके भी लिख लिया कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं वो अब महंगे हो जाएंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, ठीक है, तो इसके ऊपर एपी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि एपी माइट हैव टू इंक्रीज देयर प्राइसेस, और वैसे ही स्लो डाउन में चल रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा नहीं है, तो शायद एपी की डिमांड भी डिक्रीज करे, एपी की डिमांड भी कम हो जाए बेटा, AP might have to increase its prices, ठीक है, एपी को अपनी प्राइजेस बेटा बढ़ानी पड़ सकती हैं, एंड ऑलरेडी द इकोनॉमी ऑफ
country X is going through recession, so consumers या टारगेट जो ऑडियंस है एपी की, they might not be able to buy AP products या switch to other options. Consumers might look for alternatives. तो एपी की डिमांड भी डिक्रीज करेगी, जो एपी बेसिकली प्रोडक्ट्स सेल करता है. Consumers might go for other options. ठीक है बेटा. और इसके अलावा आप इसके अंदर जनरल डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो, जैसे अनसर्टेनिटी की भी हम बात कर सकते हैं. बैंक का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स लेंडिंग टू एपी. ठीक है. इन्वेस्टर जो है वो पेसिमिस्टिक होंगे, शायद अगर फ्यूचर में एपी इन्वेस्टमेंट के लिए जाए, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ना करें. क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है. सही है. तो ये आपकी लिमिटेशंस हो जाएंगी. एप्लीकेशन में बेटा आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर जो टेबल 1 में डेटा हमें दिया हुआ है, टेबल नंबर 1 में ये रहा, जो टेबल नंबर 1 में हमें डेटा दिया हुआ है, हम ये यूज कर सकते हैं. हम बता सकते हैं कि भाई ज्योग्राफिकल अगर एरिया वाइज भी देखा जाए तो जो सेल्स है ना एपी की, वो डिक्रीज हुई है 2017 तक, क्योंकि 2017 में ही उन्होंने एंड किया ना बेटा ट्रेडिंग एग्रीमेंट. सही है. तो जो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज अगर आप सेल्स भी देखो ना, तो वो कम हुई है, जिसके अंदर आप एग्जांपल भी देख सकते हो. जैसे आप यहाँ पे देखोगे ईयू में बेटा हमने डिस्कस किया था ना कि पहले 1% थी, फिर -2% हो गई, और अब -3% हो गई. सही है. तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो ज्योग्राफिक एरिया वाइज. और पॉजिटिव में आप एशिया का लिख सकते हो कि एशिया में जो है वो सेल्स इंक्रीज हुई हैं, पहले 6% थी, अब 8% हो गई है. ठीक है. हम ये बोल सकते हैं that they may be able to trade more freely with USA and Asia. हो सकता है यूएसए और एशिया के साथ अब ज्यादा फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं, और ईयू के साथ जो है थोड़े ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा वर्सन हो गए हैं, थोड़े ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, और अब वो ना इंकरेज कर रहे हो फ्री ट्रेड. सही है. तो ईयू में इतना अच्छा हमें इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईयू में हमें नजर आ रहा है कि सेल्स आपकी कम हो रही हैं. लेकिन यूएसए में देखें तो यूएसए में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और एशिया में तो इंक्रीज हो रही है. सही है. तो ये आप पॉसिबल सेल्स का डेटा उठा के ये आप अपनी एप्लीकेशन में शो कर सकते हो. क्लियर है बेटा? समझ आया? जी सर. ठीक है. ये हमारी एप्लीकेशन हो जाएगी. आप ये भी लिख सकते हो कि फॉलोइंग कंट्री एक्स इनकम, बट और दूसरा कि ये जो नॉर्मल गुड सेल करता है ना, लग्जरी आइटम है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचता है, वो लग्जरी आइटम है. तो हमने एक चीज पढ़ी है कि जो लग्जरीज होती हैं उसकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है. ठीक है. जब आपकी इकोनॉमी जरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं इंफीरियर गुड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल गुड्स. तो ये भी हम लिख सकते हैं कि लोगों की इनकम कम हो रही है कंट्री एक्स में, लोगों की इनकम डिक्रीज कर रही है, इकोनॉमी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही. तो शायद पॉसिबल है बेटा कि इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो जाए, क्योंकि ये कॉस्मेटिक ब्रांड है, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करता है. सही है. अब आगे चलते हैं बेटा, हमने ये डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं. अब वो यहाँ पे क्या बोल, refer to line 34 to 41 and table 2. Calculate the forecast change in dividend yield from 2017 and 2018. अब हमें बेटा डेटा यहाँ से इस्तेमाल करना है. ठीक है. डेटा यूज करना है, और डेटा यूज करते हुए मुझे बताना है कि डिविडेंड यील्ड में कितनी चेंजेस आ रही हैं. अगर आप देखो यहाँ पे तो बेटा आपको नजर आ रहा है, डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए बेसिकली हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. डिविडेंड यील्ड क्या होता है बेटा? डिविडेंड यील्ड इज द रेशियो बिटवीन करंट डिविडेंड ऑफ द कंपनी एंड द कंपनीज करंट शेयर प्राइस. जो आपकी करंट शेयर प्राइस है और जो आपका डिविडेंड है, सिर्फ
डिविडेंड यील्ड जो है वो उसका रेशियो रिप्रेजेंट करता है, वो उसका रेशियो शो करता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बेटा। तो डिविडेंड यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यील्ड है, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, तो आप हमेशा जब भी यील्ड निकालते हो आप हमेशा परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे। तो इसको बेटा अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमारे पास डिविडेंड पर शेयर कितना है? डिविडेंड पर शेयर है बेटा 0.30। शेयर प्राइस कितनी है? शेयर प्राइस है बेटा 4, तो 0.30 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, हमारे पास 2017 का आंसर आ जाएगा। फिर हमें फोरकास्ट निकालना है बेटा 2018 का, तो आप क्या करोगे? 0.28 डिवाइडेड बाय 3.80, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको हम करते हैं बेटा डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू, पहले तो 2017 का निकालना है। 2017 का कैसे निकलेगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 7.5%। ठीक है, फिर आप फोरकास्ट वाले का भी निकाल सकते हो। फोरकास्ट फोरकास्ट वाले का कैसे निकलेगा? 0.28 डिवाइडेड बाय 3.80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 7.37%। अब वो फोरकास्ट चेंज बोल रहा है, तो चेंज इन यील्ड देख लें। चेंज इन यील्ड ये कैसे निकलेगा? 7.37 माइनस 7.5 इक्वल्स टू -0.14। ठीक है बेटा, तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब उसने हमसे सवाल में यही पूछा है कि वो कह रहा है रेफर टू लाइन 34 टू 41 and table 2 calculate forecast change in dividend yield from 2017 to 2018। अब हम क्वेश्चन में गए, अपना केस स्टडी देखी। केस स्टडी जब हमने देखी तो हमें यहाँ पे नजर आया कि डिविडेंड पर शेयर जो है बेटा मेरा 2017 में जो एक्चुअल डेटा है वो है 0.30 पर शेयर। ठीक है, शेयर प्राइस बेटा कितनी है? 4 है, तो मैंने कर दिया 0.30 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ गया डिविडेंड yield for the year 2017 as 7.5%। ठीक है, फिर मैंने निकाल लिया बेटा डिविडेंड यील्ड फोरकास्ट 2018। ये कैसे निकलेगा? डिविडेंड पर शेयर 0.28 डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0.28 डिवाइडेड बाय 3.80 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे, आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 7.37। सही है बेटा, तो ये आपने कैलकुलेट कर, ये हमने बेटा कैलकुलेट कर। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ तक तो बात हमें समझ आती है, यहाँ तक तो क्लियर है। ये हमने आंसर्स निकाल लिए। 2017 का बेटा हमारे पास आ रहा है 7.5%। 2018 का बेटा हमारे पास आ रहा है 7.37%। डिविडेंड उसने यही बोला था ना, कैलकुलेट चेंज फोरकास्ट चेंज इन डिविडेंड यील्ड। जो आपका फोरकास्ट चेंज है बेटा डिविडेंड यील्ड में, हमने वो कैलकुलेट करना है। सर तो ये 2017 और 2018 का डिफरेंस नहीं मांग रहा। हाँ, तो डिफरेंस ही निकाला है ना बेटा, 7.37 माइनस 7.5 करेंगे अच्छा तो हाँ। हमारे पास डिफरेंस आ गया -0.14%। मैं इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, -0.14%। -0.14%, ये हो गया आपका डिविडेंड यील्ड का चेंज दोनों का। तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर ये 0.14% आपने लिख दिया बेटा, आपको पूरे 6 में से 6 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, 6 मार्क का ये सवाल। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या बोल रहे हैं? रेफर टू योर आंसर टू पार्ट ए
and other information from the case recommend to AP's shareholders whether they should sell their shares in the company. अब वो कह रहे हैं कि जो आपका आंसर आया था टू पार्ट ए, जो पार्ट ए में आपका आंसर आया था उसको इस्तेमाल करते हुए और बेसिकली जो टेबल 1 है पार्ट ए का आंसर और कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है बेटा उसको यूज करते हुए आपने बताना है कि जो एपी के शेयर होल्डर्स हैं क्या उनको शेयर सेल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले हमारी आ जाती है नॉलेज, नॉलेज एंड डेफिनेशन। हम इसको ब्रेक करके डिस्कस करेंगे आंसर। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि शेयर होल्डर्स होते कौन, शेयर होल्डर्स हैं कौन, who are shareholders. Shareholders are people who are basically owners of public limited company and are interested in share prices and return on shares. So dividend yield is important. Shareholders कौन होते हैं बेटा? सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कौन है, ये कंपनी ओनर्स, ये कंपनी के ओनर्स होते हैं बेटा जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके ओनर्स होते हैं जो कंपनी के बेटे शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं और दे आर इंटरेस्टेड इन बेसिकली डिविडेंड्स। सो डिविडेंड यील्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कितनी डिविडेंड है एज अ प्रोपोर्शन टू शेयर प्राइस, कितना डिविडेंड ये लोग रिसीव कर रहे हैं एज अ प्रोपोर्शन टू शेयर प्राइस। ये हो गई आपके नॉलेज और डेफिनेशन के। अगर मैंने बता दिया शेयर होल्डर्स कौन है और शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड्स क्यों जरूरी होता है तो मुझे बेटा पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, नॉलेज के बाद बेटा हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के अंदर मुझे केस स्टडी से लिंक करके बताना है कि बेसिकली इनको क्या डिसीजन लेनी चाहिए और फिर मैं जाहिर सी बात है एप्लीकेशन के साथ मुझे एनालिसिस भी शो करना है, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। सही है, तो एप्लीकेशन इसके अंदर क्या होगी बेटा कि सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने बोला कि हाँ जी बेचना चाहिए, तो एप्लीकेशन उसके अंदर क्या बोलूंगा मैं कि डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड, dividend yield is predicted to fall. So yes, therefore they should sell it because it could fall further in upcoming years. अभी गिर रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में जाके बेटा और ज्यादा डिविडेंड जो है, डिविडेंड यील्ड जो है वो गिर जाए, डिविडेंड यील्ड जो है वो कम हो जाए। दूसरा आप ये बोलेंगे बेटा कि बेसिकली शेयर होल्डर्स, शेयर holders or investors are pessimistic about the future. Shareholders और investors जो हमने केस में भी देखा था are pessimistic about future. ठीक है, पेसिमिस्टिक है, उनको लगता है यार इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमी जो है वो आपकी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, सो दे आर बेसिकली पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। सही है बेटा, और क्योंकि वो पेसिमिस्टिक हैं उनको फ्यूचर कंडीशंस अच्छी नहीं लग रही, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वजह से उनको सेल कर देना चाहिए, उनको बेच देना चाहिए। ठीक है, तो एक रीजन आपका हो गया कि डिविडेंड यील्ड इज प्रेडिक्टेड टू फॉल। ठीक है, एंड इट कुड एज द इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट गुड ऑफ कंट्री एक्स, so they could fall further, which is why AP shareholder should sell their shares. दूसरा रीजन हम क्या बोलेंगे, दूसरा रीजन बोलेंगे कि शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स आर नॉट happy regarding the current economic condition, they are pessimistic about the future, that's why they should sell it.
दे शुड सेल दी शेयर्स। फिर आगे बेटा हम क्या बात करेंगे, हमने अभी देखा था कि उसका जो प्रॉफिट है ना वो भी डिक्रीज हुआ। recent fall in profits and dividends। recent fall in profits and dividend। डिविडेंड बेटा कितने से कम हुआ था, प्रॉफिट कितने से कम हुआ था, अभी देख लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आपको पता ही चलेगा कि पहले वो डिविडेंड पे कर रहा था 2017 में, एक्चुअल जो उसने डिविडेंड पे किया वो 0.30 है। फोरकास्ट किया जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि भाई अब जो ये पे करेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.28 पर शेयर, यानी कि $0.2 पर शेयर से डिविडेंड जो है वो आपका फोरकास्ट किया जा रहा है कि कम होगा, डिक्रीज करेगा बेटा। ठीक है, कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो वी आर एस्टिमेटिंग, ये अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए आपको भेज देना चाहिए। दूसरा, दूसरा बेटा हम देखें अगर ऊपर तो आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली अगर आप केस में देखो तो रिसेंटली जो प्रॉफिट है ना बेटा वो भी आपका डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट जो है ना वो भी कम हुआ है आपका रिसेंटली। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा अगेंस्ट में कि भाई हाँ उसको बेच देना चाहिए। ठीक है, अब हमें बताना है फॉर में कि नहीं जी उसको रिटेन रखने चाहिए, उसको शेयर्स जो है वो आगे सेल नहीं करने चाहिए। रीजंस टू कीप शेयर्स, रीजंस टू कीप शेयर्स, तो क्या रीजंस होंगे बेटा। एक रीजन ये है कि 2017 में तो प्रॉफिट कम हुआ है आपका, बट फोरकास्ट कर रहे हैं, वी आर प्रिडिक्टिंग, वी आर एस्टिमेटिंग। फोरकास्ट बेटा ये किया जा रहा है, बेसिकली फोरकास्ट बेटा ये किया जा रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, फोरकास्टेड प्रॉफिट, करेंट प्रॉफिट कम हुआ है आपका, लेकिन फोरकास्ट कर रहे हैं क्योंकि फोरकास्टेड डिविडेंड जो है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन फोरकास्टेड रेवेन्यू बढ़ेगा और फोरकास्टेड प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। प्रॉफिट विल इंक्रीज, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि एपी का जो सेल्स हैं वो इंक्रीज करेंगी और एपी का जो प्रॉफिट है वो बेटा फ्यूचर में 2018 में इंक्रीज किया जाएगा। करंट प्रॉफिट उसका लो है, करंट प्रॉफिट उसका अच्छा नहीं। और क्या बोल सकते हैं बेटा। फिर हम बेटा ये बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट इसका लो है, इंटरेस्ट रेट ठीक है, इंटरेस्ट रेट इन कंट्री इन कंट्री एक्स इज लो, इंटरेस्ट रेट आपका कम है, सो investors might not be interested in saving in banks। ठीक है, पर therefore purchasing shares, purchasing shares could be a better option। एक ये भी पॉसिबल हो सकता है
कि भाई इंटरेस्ट रेट तो बेटा आपका लो है, हमने अभी केस स्टडी में पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर रहा है और अच्छा नहीं है कंट्री एक्स। तो बेसिकली सेविंग करना, बैंक में पैसे रखना, वो तो रिकमेंडेबल होगा नहीं बेटा, ऐसे ही है। तो इस केस में बेटा हम बोलेंगे कि इन्वेस्टर्स माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन सेविंग इन बैंक, ठीक है। परचेजिंग शेयर्स कुड बी अ गुड ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप शेयर्स परचेज कर लो। सही है बेटा। अच्छा केस में देखते हैं कि अगर और कुछ पॉसिबल पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं इसमें, तो वो भी हम लिख लेते हैं। हम्म। इसके अंदर बेटा हम ये भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि इसके पास ना एक ये भी ऑप्शन है कि वो ना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ मार्केट रिसर्च करे, उन्होंने कहा कि भाई मार्केट रिसर्च करने के बाद हमारे पास ये दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ए है एक ऑप्शन बी है। अच्छा एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये भी आपका एक पॉसिबल एडवांटेज हो सकता है कि नहीं जी रिटेन करना चाहिए क्योंकि ये लोग एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, एज दे आर गोइंग टूवर्ड्स एक्सपेंशन, ठीक है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले वक्तों में कंपनी और बेहतर परफॉर्म करे, मार्केट शेयर इंक्रीज हो, कंपनी का जो एपी है उसका मार्केट शेयर बढ़े, उसका मार्केट शेयर इंक्रीज करे, सही है, और कंपनी आगे और ज्यादा सक्सेसफुल हो। तो आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि वो दो ऑप्शंस हैं उसके पास कि या तो बेटा वो सैलून्स वाले बिजनेस में जाएगा या फिर बेटा वो न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मेन वाले बिजनेस में जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस हैं, उसमें से वो कोई भी पॉसिबल ऑप्शन चूज करके डिसाइड कर सकता है। फिर हम चलेंगे बेटा रिकमेंडेशन पे, हम अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि भाई आपको क्या लगता है। तो आप रिकमेंडेशन ऑब्वियसली बेस कर सकती है आपके ऊपर, आप बोल सकते हैं कि आफ्टर डूइंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आई बिलीव दैट एज एपी इज गोइंग टूवर्ड्स एक्सपेंशन, जैसे मैं अगर अपने हिसाब से बोलूँ, मैं बोलूंगा आफ्टर डूइंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आई बिलीव दैट एपी इज गोइंग टूवर्ड्स एक्सपेंशन, तो शेयर होल्डर्स शुड retain the shares instead of selling it in the market। अब आगे चलता, आगे क्या बोल रहे हैं। To what extent might AP's focus on CSR be the most important factor for the success of proposed new marketing strategy for international markets? अब यहाँ पे बेटा बात हो रही है हमारे CSR की। CSR क्या होता है बेटा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर भी आ जाएगी सबसे पहले तो आपकी नॉलेज और डेफिनेशन। तो नॉलेज और डेफिनेशन में हम क्या बताएंगे, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि CSR का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेसिकली मतलब यह दैट वी आर कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। CSR includes activities and attitudes undertaken by AP to show their company in a positive light in terms of contributions to the society। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव उसको लाइमलाइट में लाना, एक पॉजिटिव वे में उसको पोर्ट्रे करना कि भाई एपी जो है वो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को कंसिडर करती है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर आप चाहो तो आप ऊपर केस स्टडी में से बेटा दो तीन एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो कि आप इसकी एग्जांपल लिखना चाहते हो, जरूरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो आप आंसर अच्छा बनाना चाहते हो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल भी। हमने मार्केटिंग में पढ़ा था, मार्केटिंग के अंदर पढ़ा था, देखिए मैंने मार्क भी कर लिया। मार्केटिंग में पढ़ा था कि भाई वो अपने सीएसआर के लिए बहुत ज्यादा वेल नोन है बेटा, और वो एथिकल अप्रोचेस इस्तेमाल करता है फॉर सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फेयर प्राइस पेड टू सप्लायर्स। वो प्रॉमिस करते हैं अपने कस्टमर को रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट आर नेवर टेस्टेड ऑन एनिमल, यानी कि वो एनिमल टेस्टिंग भी नहीं करता, तो सोसाइटी के इंटरेस्ट को कंसिडर कर रहा है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसके अंदर ये बेसिकली एक मार्केटिंग की टेक्निक है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली आप इस ये मेथड बेसिकली यूज करके कंपनी को पॉजिटिव वे में पोर्ट्रे कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन में क्या जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर बेटा हम बताएंगे, जैसे इसने यहाँ पे अफ्रीका में गर्ल्स एजुकेशन की बात करी थी मेरे ख्याल से,
जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि हमने पढ़ा था कहीं पे कि उसने बोला था, हाँ ये देख, उसने क्या बोला है कि एपीज कमिटमेंट टू गर्ल्स एजुकेशन इन अफ्रीका, ethical trading includes paying fair prices for raw material and not testing on animals and no exploitation of child or other very low cost labor, कि ये चाइल्ड लेबर को भी हायर नहीं करता, अपने जो बेसिकली आपके कस्टमर्स हैं उनको प्रॉमिस करता है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और वो भी बोल रहा है कि भाई वो कभी भी एनिमल के ऊपर टेस्टिंग नहीं करता, सही है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करता है और कभी भी एनिमल के ऊपर टेस्टिंग नहीं करता। प्लस उसने एक लेबल लगाया हुआ है जिसमें बेटा वो प्रॉमिस कर रहा है द परचेज ऑफ दिस प्रोडक्ट विल हेल्प अ गर्ल इन अफ्रीका अटेंड स्कूल। ठीक है, तो ये एक आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और इसको फिर आप इस चीज से भी लिंक कर सकते हो कि क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा है तो शायद हो सकते हैं यूएस से और आपका एशिया में बेटा इसको बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता हो, इसको सही तरीके से देखा जाता हो, जिसकी वजह से बेटा यूएस से और एशिया में हमें नजर आ रहा है, खासकर एशिया में, कि एपी की जो सेल्स है ना वो 2017 में इंक्रीज हुई हैं बाय 8% 2017 में। ठीक है, तो ये भी आप पॉसिबल एडवांटेज लिख सकते हैं। और आजकल के लोग वैसे ही बड़े एथिकल हैं, वो कहते हैं हमें ऐसे ब्रांड से, हमें ऐसे बिजनेस से बेसिकली गुड्स या सर्विसेज खरीदने जो अपने डिसीजन मेकिंग में सोसाइटी को कंसिडर करता है। ये हो गई बेटा आपकी एप्लीकेशन। फिर हम चलते हैं एनालिसिस पर। एनालिसिस क्या होगा बेटा कि ये सीएसआर कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जब वो एजुकेट करेगा तो उसके लिए कॉस्ट इनकर होगी, फ्री में तो वो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो इसके लिए कॉस्ट इनकर होगी, और जब कॉस्ट इनकर होगी तो इसकी जो है ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से शायद शायद माइट भी पॉसिबल बेटा कि हो सकता है फ्यूचर में इसको अपनी प्राइसेस भी इंक्रीज करनी पड़े। प्लस एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है कि डू कस्टमर्स रियली केयर सीएसआर का। शायद बहुत सारे कस्टमर होंगे वो बोलेंगे कि भाई हम यही जो गुड्स हैं वो कहीं सुपरमार्केट से खरीद लें या किसी और इंडिविजुअल से परचेज कर लें जो हमें चीपर रेट पे सेल करे। कस्टमर्स, सम कस्टमर्स माइट गो फॉर चीपर ऑप्शंस। हो सकता है बेटा कुछ कस्टमर्स जो हैं आपके वो चीपर ऑप्शंस की तरफ चले, सस्ते गुड्स की तरफ, ठीक है, लो कॉस्ट आइटम्स की तरफ, क्योंकि हमने एक और चीज पढ़ी थी कि सुपरमार्केट्स में ओन ब्रांड आइटम्स है, मतलब उन्होंने अपने भी जो है ना बेसिकली कॉस्मेटिक आइटम्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं सुपरमार्केट्स में, तो हो सकता है लोग वहां से जाके खरीदते हैं, वो लोगों को ज्यादा सस्ता लगे। अब मुझे तो दोनों साइड्स बतानी है ना, मुझे तो दोनों साइड्स देखनी है, सही है, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉसिबल एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और पॉसिबल ये भी हो सकता है कि एज सच फायदा ना हो, उसे तो नहीं है फायदा वो भी मुझे बताना। फिर ये दोनों मैंने बेटा चीजें कर ली, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले हम बताएंगे इसके सीएसआर का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं किसको है, कि आप एटीट्यूड एक्टिविटीज जो अंडरटेक करेगा एपी इन ऑर्डर टू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इन ऑर्डर टू शो देयर कंपनी इन अ पॉजिटिव लाइट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी, भाई हम सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न कर। आपने बता दिया, ये आपका नॉलेज और डेफिनेशन में चला गया, 2 नंबर आपको इस चीज के पूरे मिल गए। आप चाहें आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बता सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग बजट, ठीक है, क्योंकि सीएसआर आपका मार्केटिंग में ही आता है ना, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो। फिर ये बताने के बाद आपका एप्लीकेशन और एनालिसिस आ जाएगा। एप्लीकेशन क्या होगी बेटा कि ये किस तरह से सीएसआर करता है, तो सीएसआर इस तरह से कर रहा है कि बेसिकली ये कमिटमेंट दे रहा है, ये प्रॉमिस कर रहा है कि कोई भी अगर एपी के प्रोडक्ट्स परचेज करता है तो उसमें से कुछ जो प्रोपोर्शनेट हैं जो उसकी सेल्स हैं
उसमें से कुछ प्रोपोर्शनेट बेटा कंट्रीब्यूट किया जाएगा टू गर्ल्स एजुकेशन इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके लिए कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और एथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस ये बेटा इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर फेयर पे करता है फॉर रॉ मटेरियल्स, नॉट टेस्टिंग इट ऑन एनिमल्स, ठीक है, चाइल्ड लेबर को हायर नहीं करता और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करता। तो ये आपके सीएसआर एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा एप्लीकेशन का। सही है। फिर हम बताएंगे कि कुछ कस्टमर्स होते हैं, many customers nowadays, many customers do consider एथिकल बिजनेस। वो कहते हैं हम ऐसे बिजनेस से परचेज करेंगे प्रोडक्ट्स जो अपने डिसीजन मेकिंग में सोसाइटी के इंटरेस्ट को कंसिडर करते हैं। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं, प्लस वो कंट्री एक्स में अगर आप देखें तो वैसे ही लोगों की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सवाल उठ सकता है कि डू कस्टमर्स रियली केयर इन कंट्री एक्स। वैसे ही डिस्पोजेबल इनकम अच्छी नहीं है तो क्या वो प्रेफर करेंगे कि वो इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें सिर्फ इसलिए कि वो सीएसआर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है? हो सकता है वो बेटा चीपर ऑप्शंस की तरफ जाए, जो उनको ओन ब्रांड आइटम्स हैं, चीपर ओन ब्रांड, ठीक है, आइटम्स, ये लोग बेटा उसकी तरफ चले जाएं, ओन ब्रांड आइटम्स की तरफ। वो हो सकता है इनको ज्यादा सस्ते लगे, ज्यादा बेहतर लगे। फिर इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी। वैल्यूएशन बेटा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वैल्यूएशन आप लिख लो अपने पास। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट मे बी important, other aspects of marketing strategy that may be important, for example location decisions, ठीक है, सप्लाई चेन, लोकेशन डिसीजन, सप्लाई चेन, प्लेस, जहां जिस जगह पे बेटा ये अपने प्रोडक्ट सेल करेगा। सर दोबारा रिपीट करें, लैग कर रही है मैं आपकी फिर आवाज। मैं फिर से बेटा रिपीट कर देता हूँ, शुरू से रिपीट करूँ। जी इवैल्यूएशन ना, जी जी। हाँ, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सच एज, other aspects of marketing strategies such as 4 P's of marketing, such as 4 P's of marketing, like location decisions, promotion decisions, and place decisions should also be considered. Should also be considered as they need to ensure, as they need to ensure that all parts of company are run responsibly. All parts of company are run responsibly. Moreover, customer attitude is another important factor. Customer attitude is another important factor. As some consumers might consider businesses being ethical, might consider businesses being ethical or implementing CSR. On the contrary, some customer might not care. Some customers might not care. ठीक है, तो हम यही बेटा समझाना चाह रहे हैं कि सीएसआर नो डाउट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कस्टमर के एटीट्यूड में भी चेंज करता है उसकी सक्सेस को अगर देखना है। ठीक है, उसकी सक्सेस को अगर आपने देखना है कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर रहा है, ठीक है, जो नई मार्केट में बेटा इंटरनेशनल मार्केट में वो एंटर कर रहा है, तो क्या सीएसआर हेल्पफुल रहेगा या नहीं? तो सीएसआर नो डाउट बहुत हेल्पफुल है, बट कस्टमर के एटीट्यूड पे भी चेंज डिपेंड करता है कि कस्टमर का एटीट्यूड क्या है। हो सकता है कस्टमर कंसिडर करते हो सकता है कुछ कस्टमर्स कंसिडर ही ना करते हो इसको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उनको फर्क ही ना पड़ता हो।
ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है।